हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मोस्ट अवेटेड वीडियो विद रिगार्ड टू पोस्ट कॉलोनियल इंडिया जनरल इलेक्टिव। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर फाइनली मैं ये वन शॉट वीडियो लेकर आ रही हूँ। पहले मैं ये वन शॉट वीडियो नहीं लाने वाली थी बिकॉज आई हैव टाइम कंस्ट्रेंट, बट दिस वीडियो फाइनली आई हैव मेड फॉर यू और आई वांट कि आप इसे जो है अप्रिशिएट करिए, सेंड इट टू योर फ्रेंड्स एंड शेयर इट इन योर ग्रुप्स, ऑन ऑफिशियल ग्रुप्स, और इसे जितना हो सके आप शेयर करिए। लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमें इस पर्टिकुलर आपका जो पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो सिलेबस है, मैं उस पर नहीं जाते हुए मैं आपको ऊपर सिलेबस रिव्यू दिखा देती हूँ। तो प्राइमरीली जो इसमें आपको इंटायरली डिस्कस करना है ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस भी लिमिटेड है 1950 से लेकर 1990 तक के। ठीक है, इसके बाद का आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जैक्टली आपसे मैच नहीं करता, बट स्टिल इट इज़ वेरी रिलेटेबल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है वो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको डिस्कस करना है। दूसरा चैप्टर जो था आपका, मतलब इसी के अंदर टॉपिक था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो नेशन ने फेस की थी इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो आपको देखना होगा। उसके बाद आपको पता है जैसे प्लानिंग कमीशन जो था हमारे इंडिया में, उसमें प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हुआ था, तो उसमें आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो ये डिफरेंट जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। फिर बात करते हैं कास्ट पॉलिटिक्स की, कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट कैसे हुआ है इंडिया में, ये आपको बताना है। फिर जेपी मूवमेंट के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा, वो आपको डिस्कस करना है। और फिर पॉपुलर सिनेमा के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, एक मैं आपको अगर बुक लिस्ट टाइप देती हूँ, वैसे आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा जब आप ये वीडियो देख रहे होगे कि आप बुक लिस्ट रेफर करो, बट स्टिल आई गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट कि आप एनसीईआरटी जो है उसको बेस बनाकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है पॉलिटिकल साइंस की, जो आपने पढ़ी भी होगी इनफैक्ट, उसको आप पढ़ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो चैप्टर्स है उसमें उससे रिलेटेड आप 11th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको आप पढ़ सकते हैं फॉर 5 ईयर प्लान। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सफिशिएंट हो जाएगा फॉर योर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और पढ़ना है तो 12th क्लास की हिस्ट्री की जो बुक है, इसमें मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है थीम्स वाली जो बुक है, उसमें आपको जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अगर और कुछ रेफर करना है तो लक्ष्मीकांत की जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड चैप्टर है 78 एंड 79, वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो गया, चलिए ये सब तो बुक लिस्ट हो गई, ये आपको रेफर करना है। तो स्पेक्ट्रम आप रेफर कर सकते हैं, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र आप जो है रेफर कर सकते हैं। बट आई अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम का जो है कंस्ट्रेन है, इसलिए एक ऐसा मटेरियल मैंने जो है डिवाइस किया है आपके लिए, जो आपको जो है इसमें इजीली आपको हर चीज़ जो है प्रॉपर मैनर में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स जो है सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं ये सब कहाँ मिलेगा, तो देखिए एक तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दूसरा मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल डिवाइस करने वाली हूँ। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। तो हम जब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस हमारी इंडिया में थे, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। एक तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, आपको पता है, जिसमें डिफरेंट तरीके के पीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है स्पीक करते हैं, डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। इस पर्टिकुलर डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना और नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। उसके अलावा हमारी इंडिया में डिस्पैरिटी थी, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, इलिटरेसी थी। सिर्फ आपको पता है जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए तो ओनली अराउंड 15% ऑफ एलिजिबल वोटर्स वेयर व्हाट लिटरेट, तो ये बहुत ज़्यादा इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से आपको देखने को मिलता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है, मतलब एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट पोजीशन पे था। तो जो बाहर वाले लोग थे ना, उनको लगा कि भाई इनका देश तो जो है वो डूबने वाला है, क्योंकि इनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है और ये कैसे देश को चलाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो हमारी स्ट्रेंथ थी, कहते हैं ना कि स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स।
तो उसमें हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ्स थी, जैसे हमारे पास कुछ अच्छे लीडर्स थे, कुछ हमारे पास रिसोर्सेज थी, और हमारे पास जो है एक चैलेंज था। हमको पता था कि हमें इस चैलेंज को जो है अच्छे से अकम्प्लिश करना है। तो ये सारे हमारे पास बहुत अच्छे 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 फैक्टर्स भी थे। अगर हम देखें कि प्राइमरीली क्या क्या चैलेंजेस थे, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला चैलेंज तो आपको ये देखने को मिलता है कि हमें एक यूनाइटेड सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना था, डेमोक्रेसी को हमें इस्टेब्लिश करना था। क्योंकि अभी तक के इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट जैसे हुई, बहुत सारे देश जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसने स्टार्टिंग में वो लोग जो है कभी भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है डेमोक्रेसी जो है वो एक डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स है। तो डेमोक्रेसी से हो सकता है कि जो सोसाइटी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, इसके चलते वो कभी भी जो है डेमोक्रेसी को नहीं अडॉप्ट करते। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने स्टार्टिंग से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे अडॉप्ट की, और स्टार्टिंग से जो हमारा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है वो हमेशा से रखा। थर्ड चीज़ ये थी कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है कि पूरी सोसाइटी जो है उसका डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्शन हो उनका भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेज मतलब जो लेबरर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। सो इट वॉज अ इंक्लूसिव डेवलपमेंट का काम हमें करना था, डेमोक्रेसी हमें इस्टेब्लिश करनी थी, और एक यूनाइटेड नेशन हमें इस्टेब्लिश करनी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हमें हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है, और नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आ रही थी। वो दिक्कतें क्या थी? एक तो कम्युनल वायलेंस, इंटर कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी पार्टीशन की वजह से। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि लिंग्विस्टिक इशू, हर स्टेट अपना अपना जो है सेपरेट स्टेटहुड मांग रहा था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद प्रिंसली स्टेट का इशू जो आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा होगा कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप इंडिया भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से कुछ स्टेट्स पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि ये इंडिया ज्वाइन करें क्योंकि इसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। और कुछ स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स इशू जो है इमर्ज होकर आता है। पहले हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या थे। एक तो पार्टीशन, पार्टीशन की वजह से आपको पता है कि इट वाज द मोस्ट ट्रेजिक अनप्लान्ड ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। तकरीबन 1 मिलियन लोग, अकॉर्डिंग टू डेटा हो सकता है इससे ज़्यादा लोग मारे गए, 1 मिलियन लोग दोनों बॉर्डर मतलब दोनों साइड ऑफ बॉर्डर पे मारे गए। और ये एक सबसे ज़्यादा जो है ट्रैजिक इंसिडेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि इतना ज़्यादा मास लेवल पे डिस्प्लेसमेंट और पार्टीशन जो है अभी तक के वर्ल्ड ने नहीं देखा था। ठीक है, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है वो ऑलरेडी हमारी इमेज जो है वो डेंट कर चुकी थी इन द वर्ल्ड। बहुत सारे इश्यूज थे। इश्यूज ये थे कि जब दो नेशन स्टेट बने आपको पता है, तो पाकिस्तान से बहुत सारे जो है प्राइमरीली हिंदू एंड एज वेल एज मुस्लिम जो चाहते थे कि इंडिया में रहना है वो इस पार आए। हमारे पास बर्डन ऑफ रिसोर्सेज, बर्डन मतलब रिसोर्सेज कम थी और हमारे पास बर्डन ऑफ पॉपुलेशन जो है बढ़ता चला गया। और लोगों के लिए हमें क्योंकि एक रिहैब क्रिएट करना था, रिहेबिलिटेशन सेंटर क्रिएट करना था जहाँ पर वो लोग रह सकें, तो ये सारी चीज़ों की तरफ जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं। जो एक रेडक्लिफ है जो हमारे जो जिसने सर साइरल रेडक्लिफ, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिनको इनवाइट किया गया था कि आपको जो है दोनों कंट्री के बीच में पार्टीशन करना है और आपको डिवाइड करना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं भी आपको एग्जैक्ट मैप नहीं बना के दिखा रही हूँ क्योंकि आई कैन नॉट बी ड्राइंग दिस। ठीक है, तो ये जो है ये आपको देखने को मिल रहा है रफ स्ट्रक्चर इंडिया का। तो आपको पता है कि एक जो है हमारा ईस्ट पाकिस्तान था और एक जो है हमारा वेस्ट पाकिस्तान था। तो ये जो है जो बांग्लादेश है आज के टाइम पे वो क्या था, वेस्ट पाकिस्तान था, इस तरीके से, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो बांग्लादेश है आज के टाइम पे वो एक टाइम पे क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, और ये जो है वेस्ट पाकिस्तान था। तो हमारे सामने चैलेंज क्या थे, हमारे सामने चैलेंज ये था कि ये जो जब रेडक्लिफ जो है डिवाइड कर रहे थे तो उनको यही आइडिया नहीं था कि किस तरीके से इनको डिवाइड करना है। उनको इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास टाइम भी नहीं था। उन्होंने हैप हजार्डली जो है ड्रॉ किया बाउंड्री को, और इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई। और ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सारे जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे मुस्लिम्स जो है वो पाकिस्तान ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। फ्रंटायर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो चाहते थे कि नहीं हम लोग है ना इंडिया ज्वाइन करेंगे। तो ये एक तरीके से जो है दिक्कत जो है क्रिएट कर रहा था। पॉइंट वॉज दैट कि फाइनल डिवीजन के बाद दोनों साइड पे हमें माइनॉरिटीज देखने को मिल रही है। मतलब पाकिस्तान वाले रीजन में भी माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी, इंडिया वाले रीजन में भी मुस्लिम माइनॉरिटी है।
तो अगर पीसफुली इसको देखा जाता और डील किया जाता तो दोनों अपनी अपनी माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट करते और टॉलरेंस के साथ रहते, लेकिन ये जो ट्रैजिक डिस्प्लेसमेंट था लोगों का, इसने जो है चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ दिया, और इसलिए जो है एक कम्युनल वायलेंस जो है लार्ज स्केल पे हमें देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको ये पता भी होगा कि ये जो इंटायर जो कम्युनल जोन्स है सिटीज़ उसमें डिवाइड हो चुकी थी, लोगों को मार दिया जा रहा था, देवर ऑनर किलिंग, 5 से 10 लाख लोग पार्टीशन में मारे गए और तकरीबन 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। उसके बाद रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, तकरीबन 6 मिलियन लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया में आए और उसके उनके लिए जो है रेफ्यूजी कैंप बनाना पड़ा, कुरुक्षेत्र और कॉलवाड़ा कैंप। तो ये सब चीज़ों में जो है नेशन की रिसोर्सेज जो है डाइवर्ट हुई। तो ये हमें मतलब समझना है कि एक इकोनॉमिक बर्डन की तरह आप देखिए, एक सोशल प्रॉब्लम की तरह देखिए, और एक तरीके से समझिए कि क्या क्या नई नई प्रॉब्लम थी एक नेशन नेशन की। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर है। अब हमारा जो मेन एम था आफ्टर 1947 वो था टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, टेरिटरी को इंटीग्रेट करना, क्योंकि हमारी टेरिटरी जो है इंटीग्रेटेड नहीं थी। इंटीग्रेटेड इन द सेंस, क्योंकि देखिए हैदराबाद जो स्टेट था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो वो क्लेम कर रहा था दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। जूनागढ़ स्टेट, मणिपुर और अलग अलग स्टेट्स जो है वो चाह रहे थे कि हम इंडिया का पार्ट ना बने। तो इन सबको इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और पॉलिसीज़ को बनाना, ये सब बहुत ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट थे। प्रिंसली स्टेट की इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया में 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स थे, और इसको जो है डिवाइड करना, इसको मतलब आप देखेंगे, इसको कन्विंस करना कि आप ज्वाइन कर लीजिए इंडियन इंडियन टेरिटरी को, ये थोड़ा मुश्किल काम था। जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है जिसमें प्ले किया। साथ में उनके जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, उन्होंने भी जो है नए नए जो स्टेट्स है वो उनके जो उनका चार्ज है उन्होंने जो है ये लिया, और ये उनका काम था कि जो भी लीडर्स थे उन स्टेट्स के उनको ये कन्विंस करना कि आप इंडियन टेरिटरी में जो है मर्ज हो जाइए, या तो आप मर्ज हो जाइए, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लीजिए। तो ये काम इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद ये जो इंटीग्रेशन का टास्क था ये सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल था। बहुत सारे स्टेट्स तो बहुत सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंस के पहले ही जो है ज्वाइन कर चुके थे इंडिया को, और बहुत सारे स्टेट्स अभी भी ज्वाइन करना बचा था। ये इश्यूज हमें ट्रैवंकोर में देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें जोधपुर में देखने को मिलते हैं, भोपाल में देखने को मिलते हैं, जूनागढ़ में देखने को मिलते हैं। देखिए अगर हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में ये इशू था कि अगर हम देखें तो जो किंग था वो यंग था, वो अनडिसाइडेड था कि उसे कहाँ ज्वाइन करना है। तो फाइनली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें प्रेशराइज किया तो ही फाइनली ज्वाइन दी इंडिया। तो ये एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारी मतलब जितना टेरिटरी हम बढ़ा सकते हैं हमने उसकी बढ़ाने की कोशिश की है। अब देखिए ये आज के टाइम पे जो हम बॉर्डर नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज जो है हमारे अंदर आ जाए। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है भोपाल, भोपाल में जो रूलर था वो हबीबुल्ला खान था, और ये जो पॉपुलेशन थी मेनली हिंदू थी। तो ये जो है इनको भी प्रेशराइज किया गया, और फाइनली जब लोगों ने रिवॉल्ट किया तो फिर जो है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कर लिया। हर एक स्टेट का अपना अपना एक इशू था। जूनागढ़ का इशू ये था कि जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ का जो नवाब है वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान ज्वाइन करूँ, लेकिन बाकी उसकी जो पॉपुलेशन थी वो चाहती थी कि मैं इंडिया ज्वाइन करूँ। इसलिए वहाँ के लोगों ने जो है उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट में जो है फिर वो फाइनली जो है उसे एक प्लेबिसाइड कंडक्ट हुआ, उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया इंडिया को। अब कश्मीर का इशू तो आपको पता ही है, कश्मीर सबसे ज़्यादा जो है डिबेटेबल मुद्दा आज भी है। तो कश्मीर जो है वो हिंदू रूलर था वहाँ पर जो है हरी सिंह, और वो जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान को लगा कि भाई ये तो हमारा पार्ट है, तो ये हमारा पार्ट है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक तरीके से मतलब, क्योंकि देखिए कश्मीर में मेजोरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम्स थी। तो वहाँ जैसे कि अगर हम दूसरे रूल के अकॉर्डिंग देखें तो लोग जो है चाहते थे कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो अब इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते ये हुआ, वहाँ पर एक जो लीडर था शेख अब्दुल्ला, उसने एक लीडर में कैंप उसने चालू करा जिसमें वो पाकिस्तान तो ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ये चाहता था कि ये जो लीडर है, प्राइमरली जो हिंदू लीडर है, इसको जो है हटा दिया जाए। और शेख अब्दुल्ला एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च कर चुका था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कांग्रेस के साथ जो है एसोसिएटेड थी।
फाइनली 15 अगस्त को हरी सिंह ने जो है स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि दोनों कंट्रीज के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करने की उसने बात की, कहा कि मैं दोनों कंट्री के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करूंगा। तो पाकिस्तान ने तो साइन कर लिया, लेकिन इंडिया ने जो है यहाँ पर थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, विटीनेस जो है दिखाई, उसने नहीं साइन किया इंडिया ने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। अब इसके चलते पाकिस्तान इम्पेशेंट हो गया, तो उसे लगा पाकिस्तान को कि भाई ये साइन क्यों नहीं कर रहे, मतलब ये क्या चाहते हैं कि इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं साइन कर रहा है, पाकिस्तान ने साइन कर दिया और इंडिया ने नहीं साइन किया, मतलब इंडिया समझ रहा है कि जम्मू कश्मीर मेरा पार्ट है। तो पाकिस्तान ने फाइनली फिर ये कहा कि नहीं भैया ये तो नहीं चलेगा। उस टाइम पे फिर ये हुआ कि वहाँ पर जब पाकिस्तान के द्वारा कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने स्टेट कश्मीर को इन्वेड किया, और इसी के चलते फिर वहाँ के जो लीडर है उन्होंने जो है इंडिया से हेल्प मांगी। अब इंडिया से हेल्प मांगी तो इंडिया ने सोचा मेरा फ़ायदा कर लेता हूँ, इंडिया ने बोला कि आपकी हेल्प मैं करूँगा, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कर दीजिए। फिर उनको फाइनली जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो है साइन करना पड़ा, और फिर इंडियन आर्मी ने तकरीबन 100 इंडियन प्लेन भेजे, और वहाँ पर जाकर जो है उनको फाइनली जो है जो पाकिस्तान आर्मी है उनको जो है वहाँ से उन्होंने क्लियर किया। तो ये एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, मतलब किस एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू हो गया। पहले तो वो ज्वाइन नहीं करना चाहता था कहीं पर भी, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से जो है उस पर प्रेशर बन रहा था, और वो मतलब सामने से उस पर अटैक हुआ, तो उसने इंडिया से हेल्प मांगी, इंडिया ने बोला चलो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कर लो। थोड़ा मुद्दा जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। अब इसी के चलते जिन्ना ने बोला कि भाई कश्मीर का आपने सेशन जो लिया है ये आपने फ्रॉड एंड वायलेंस करके लिया है, ज़बरदस्ती लिया है। तो नेहरू ने फिर बोला कि आप इसको इशू को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन लेके जाते हैं इशू को। अब यूनाइटेड नेशन इशू लेके गए तो वो सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो यूएस डोमिनेटेड है। यूएस डोमिनेटेड होने की वजह से यूनाइटेड नेशन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्टीशन बिहेवियर अपना दिखाता है, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ वो टिल्टेड था। और इसी चलते उन्होंने जो है हमें ये कहा कि नहीं, आपको जो है क्या करवाना है, एक प्लेबिसाइड करवाना है। और पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप अपना जो अपने जो ट्रूप्स वहाँ पर लगाए रखे हैं, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं या फिर हम जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। तो ये पूरा मुद्दा जो है इस तरीके से चलता रहा, चलते रहा, वो इसी तरीके से जो है उलझा हुआ रहा, और उसके बाद वाले ईयर्स में भी जो है ये प्रॉपर्टी सुलझ नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि ये मेरा पार्ट है, इंडिया क्लेम कर रहा था ये मेरा पार्ट है। तो ये एक तरीके से जो है ये इशू प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हो पाया। हैदराबाद का जो है आपने ऑलरेडी केस क्लास 12 में पढ़ा होगा कि हैदराबाद जो टेरिटरी थी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, और वहाँ का जो नवाब मतलब है वो नहीं चाहता था कि इंडिया को ज्वाइन करे। अब निज़ाम चाहता था कि नहीं ज्वाइन करे, तो इसलिए उसने जो है निगोशिएशन पे निगोशिएशन वो करने लगा। लेकिन फिर भी जो है आपको देखने को मिल रहा है कि एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो मुस्लिम नवाब था, पॉपुलेशन जो है वो मिक्स पॉपुलेशन थी, हिंदू मुस्लिम दोनों थी। अब वहाँ पर जो है प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि आप जो है ज्वाइन कर लीजिए इंडिया को, लेकिन वो जो है ज़्यादा फेवर में था पाकिस्तान ज्वाइन करने के। अब वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के साथ मिल के वहाँ पर जो है मतलब उन पे प्रेशर डाला, सत्याग्रह लॉन्च किया। अब निज़ाम ने क्या किया, उनको सप्रेस करने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की, तो फिर फाइनली इस सप्रेशन के चक्कर में जो है बहुत सारे अटैक्स जो है वो बढ़ गए, अटैक्स बढ़ गए, यानी रजाकार जो है, रजाकार जो होते हैं पुलिस होती है निज़ाम की, उसने जो है लोगों पे अटैक किया, सिविलियंस पे अटैक किया। इसी के देखते इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी अनईजी हो गई, और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब फोर्स का यूज़ करते हुए निज़ाम को कैप्चर करके फाइनली जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो है साइन करवा लिया। और 3 दिन के अंदर जो है निज़ाम जो है वो फाइनली सरेंडर कर देता है, और गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो है राज प्रमुख बना दिया जाएगा, और आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा 5 मिलियन का, जो बाद में जाकर एबॉलिश कर दिया जाता है इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ये मतलब इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं देखिए अपना जो राजा का जो स्टेटस होता है किसी भी पर्सन को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो उनको इस तरीके से बोला जाता है चलिए आपको प्रीवी पर्स दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो ये दे देंगे, ये भूल के जो है आप उनको थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि पैसिफाई किया जाता है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के अंदर जो महाराजा था बोचंद्र सिंह, उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये साइन अप किया था कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी मेरे पास रहनी चाहिए। ठीक है। अब वहाँ पर लोग उसे प्रेशराइज करने लग गए, तो मणिपुर में उसने इलेक्शन करवा लिया। ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, मतलब मोनार्की है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब उसने इलेक्शन तो करवा लिया। अब इलेक्शन करवाने के बाद जो इलेक्शन में पार्टी जीती, उसमें जो है क्या कहते हैं डिस्कशन होने लग गया कि मणिपुर को मर्ज करना है या नहीं इंडिया के साथ। अब इस डिस्कशन में ये बात आती है सामने कि डिफरेंट पार्टीज थी उसको असेंबली में। अब उसमें जो स्टेट कांग्रेस थी
वो फेवर कर रही थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि नहीं ज्वाइन करना है। फिर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज किया, मर्जर एग्रीमेंट साइन करा लिया, और वहाँ की जो असेंबली थी उसको उसने पूछा ही नहीं, क्योंकि वहाँ की असेंबली भी तो इम्पोर्टेंट है, लोगों ने उसको इलेक्ट किया है। तो ये चीज़ जो है एक स्टेप जो है गलत स्टेप की वजह से बहुत ज़्यादा जो है एंगर और रिसेंटमेंट मणिपुर में आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टेट्स जो है मर्ज करके नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बना दिए गए थे, जैसे कि मध्य भारत, राजस्थान, पेप्सू पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है, सौराष्ट्र, ट्रैवंकोर, कोचीन, मैसूर, हैदराबाद, ठीक है। तो ये सब अपने अपने जो है स्टेट मतलब मर्ज करके जो है बना दिए गए थे। अब एक और प्रॉब्लम ये था कि चलो ये तो चले गए ब्रिटिशर्स, लेकिन कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जो फ्रेंच और पोर्टुगीज के कंट्रोल में थी। तो पौंडीचेरी जो है एक सबसे उसमें इम्पोर्टेंट है, और एक आपको पता है गोवा। तो ये जो थे अभी मतलब इन्होंने बहुत लेट जो है इंडिया को दिया, 1954 में जो है फाइनली फ्रेंच ने जो है 1954 में पौंडीचेरी को हैंड ओवर किया। वो देने के लिए तैयार नहीं थे, फिर हमको ज़बरदस्ती उनसे लेना पड़ा, ठीक है। ये भी हमने जो है थोड़ा सा हमारा आप कह सकते हैं रिप्रेशन वगैरह यूज़ करके जो है हमने इसे जो है ले लिया। टॉकिंग अबाउट ट्राइबल इंटीग्रेशन, ट्राइब्स जो होते हैं आपको पता है उनका एक खुद का कल्चर होता है और अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, और ये अपने खुद के मतलब रिलेटिव आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी ये हर जगह फैली हुई थी ऑल ओवर द इंडिया, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि ये जो पूरा पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो है चाहती थी कि हमारे फॉरेस्ट को कोई तबाह ना करे, बिकॉज ये हमारी लिवलाइहुड है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन वाली लॉस जो है इंट्रोड्यूस किए, फॉरेस्ट लॉस इंट्रोड्यूस किए, और उन्होंने कहा कि ये सब जो है चीज़ें नहीं चलेगी, और आपको जो है क्या कहते हैं यहाँ से हटना पड़ेगा। बहुत बार उनको डिस्प्लेस करा उन्होंने, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे कि रेलवे लाइन सेटअप करने के लिए। तो ये सब जो है प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस से पहले ही चली आ रही थी, उसके बाद भी जाकर भी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे अच्छा काम किया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि आपको ट्राइबल इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है, आपको किसी कोई चीज़ उस पर इम्पोज नहीं करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ट्राइबल पंचशील जिसको हम कहते हैं, ट्राइबल पंचशील, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी विद द हेल्प ऑफ वेरियर एल्विन। उन्होंने बताया था 5 चीज़ें हैं। एक तो आपको ये करना है कि कोई भी चीज़ जो है उन पे इम्पोज़ नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको राइट्स जो है उनके लैंड एंड फॉरेस्ट के छीनना नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर उनको, क्योंकि वो दे आर रिएक्शनरी फोर्सेस, बाहर से कोई आउटसाइडर आ जाए तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं, तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा रिएक्शनरी मतलब ज़्यादा आपको आउटसाइडर्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं। और ये एरियाज़ को आपको ज़्यादा ओवर एडमिनिस्टर नहीं करना है कि आप उसके ऊपर देखे जा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप उस पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप वहाँ पर लोगों को कितने अच्छे से इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। आर्टिकल 46 में ही जो है गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इसमें ऑलरेडी जो है ट्राइबल्स के बारे में बात की गई थी। लेकिन होता क्या है कि पूरे एरियाज़ में आप देखेंगे, डिफरेंट एरियाज़ में ये जो पॉलिसी तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आज भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी हम देखेंगे ट्राइबल एरियाज़ पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाए हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंसी देख लीजिए, रेड टेपिज्म देख लीजिए, करप्शन देख लीजिए, फंड का मिस एलोकेशन देख लीजिए। ये सब मेन इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनका एटीट्यूड जो है बहुत अनसिंपैथेटिक होता है टुवर्ड्स दी ट्राइबल पीपल। अब कुछ अच्छा काम भी किया गया है उनके लिए, जैसे कि बहुत सारे लॉज जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया है, पंचायती राज का सिस्टम, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये सब जो है ये सब कहीं ना कहीं उनकी लिटरेसी और एजुकेशन को जो है बढ़ावा दे चुका है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम जो है करना जो है अभी भी बचा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आप कह सकते हैं कि कहीं पर इसका फ़ायदा पहुंचा है, कहीं पर नहीं पहुंचा है, इस वजह से वहाँ पर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट जो है डिफरेंट लाइट मूवमेंट्स आप देखेंगे वो शुरू हो गए। तो ये सब अलग अलग प्रोटेस्ट इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि जब आप देखिए एक तरीके से अगर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बन पाया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जो है आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोटेस्ट ही करेंगे। तो इसलिए जो है बहुत सारे एरियाज़ में आज भी जो है ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज का इशू, तो लैंग्वेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के अंदर।
एक तो दो लैंग्वेज के इशू थे। एक इशू था कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहेगी। तो आपको पता है कि गांधी जी जो है वो फेवर में थे कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो जो है नेशनल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनको थोड़ा सा दिक्कत थी ये हिंदुस्तानी या हिंदी से, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू स्पीक इट। और इसलिए जो है थोड़ा सा इसी के चलते जो है क्लैश हमें देखने को मिलता है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी आती है 1963 में, वो ये कहती है कि 1965 तक के जो है सारी जगह पे हिंदी के साथ इंग्लिश यूज़ होगी, लेकिन फिर इंग्लिश को धीरे धीरे रिप्लेस करके हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब इससे जो है बहुत ज़्यादा जगह इंडिया में प्रोटेस्ट चालू हो गए, स्पेशली साउथ इंडिया में, जहाँ पर लोगों को लगा कि हमारी जो लैंग्वेज है, मतलब हमें हमारी लैंग्वेज इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब हिंदी का इम्पोजिशन कर दिया जा रहा है हम पे। तो ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके चलते फिर प्रोटेस्ट हुए। 1955 में ही ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमीशन था वो 1955 में बिठा दिया गया था। और उसके बाद जो फाइनली चेंजेस थे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन आपको देखने को मिलता है जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके रिगार्डिंग, तो जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कि नॉन हिंदी पीपल नहीं चाहेंगे, जब तक कि नॉन हिंदी पीपल नहीं चाहेंगे, जब तक कि हम जो है ये हिंदी को जो है इम्पोज नहीं करेंगे ऑन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। और इंग्लिश को भी जो है दर्जा दिया गया एज अ सब ऑर्डिनेट, या फिर आप कह सकते हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा उसे दिया गया। तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हर स्टेट में जो है डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के वर्क में यूज़ होती हैं। उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जितने भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, और साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस में भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया है कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारी लैंग्वेज को डिक्लाइन करके हम पे कोई लैंग्वेज जो है थोप दी जा रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। दूसरी बात करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। जब हमारा जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से 52 के बीच में, तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ड्रामेटिक था, क्योंकि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया बनने वाली थी, ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको कंसीडर करते हुए। और इसमें इलेक्शन कंडक्ट करवाना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, देयर वर वेरियस चैलेंजेस। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जो है करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तकरीबन आप देखेंगे 170 मिलियन वोटर्स थे हमारे इंडिया में, और हमें 3200 एमएलएज को इलेक्ट करना था, और 489 एमपीज को इलेक्ट करना था। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा जो है लोगों में, स्पेशली लीडर्स में थोड़ा सा खतरा था कि क्या कैसा होगा, किस तरीके से चीज़ें होगी, ठीक है। क्योंकि ये पहला डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था, और हमारे पास इतनी लिटरेसी भी नहीं थी, सिर्फ 15% लोग ही जो वोट देने वाले हैं वो लिटरेट थे। तो इसके चलते फिर हम देखेंगे कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि विमेन जो है, विमेन को बहुत सारी विमेन थी जिनका नाम जो है रजिस्टर था इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ऐसा लिखा गया था ये वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसा लिखा जाता था, उनका नाम नहीं लिखा गया था। उनका नाम नहीं लिखा गया था, इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, तो आप क्या करिए, इसको चेंज करिए। और बहुत सारी विमेन तो अपना नाम भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कह रही थी कि हमें हमारा नाम जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम किसी एक्स्ट्रा पर्सन को। तो इसलिए कुछ पर्सन जो विमेन है वो तो इनफैक्ट वोट भी नहीं दे पाई इसी कारण की वजह से। इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया, और ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी का। और बहुत सारे लोग जो है डेमोक्रेसी के बारे में अवेयर भी नहीं थे कि इलेक्शन कैसे होगा। और 2.5 मिलियन स्टील बैलेट बॉक्सेस की ज़रूरत थी, हर बॉक्स मतलब एक कैंडिडेट के लिए दिया जाता था। और उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ पेपर और ये सब चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की गई। टोटल 17,500 कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, और ये इलेक्शन मतलब 1951 से लेके 1952 तक चलते रहे। तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट था, रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ ये नहीं कि कौन सी पार्टी आई, रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कि इलेक्शन कितने सक्सेसफुल हुए। तो इलेक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि तकरीबन 46% जो एलिजिबल वोटर्स है, और आप कह सकते हैं वोटर टर्नआउट जिसे हम कहते हैं, वो था। और साथ साथ विमेन भी जो है 40% एलिजिबल वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती है। आज भी आप देखेंगे, आज अगर आप आज का वोटर टर्नआउट निकाल कर देख लीजिए कोई भी स्टेट का, ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 46% इज़ ऑल्सो वेरी मच, आप कह सकते हैं, कमेंडेबल प्रोग्रेस। पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ उसको कंसिडर करते हुए ये एक बहुत ज़्यादा कमेंडेबल प्रोग्रेस थी।
बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेके सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एक्सेट्रा। पूरे कांग्रेस जो है उसने पूरे देश पे मतलब उसने सेंट्रल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और साथ साथ सारे स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है। 4 स्टेट ऐसे रहते हैं जहाँ पर वो खुद की मेजोरिटी नहीं बना पाती है, वो है मद्रास, ट्रेवेंकोर, कोचीन, ओडिशा एंड पेप्सू। लेकिन वहाँ पर भी वो जो है दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके फाइनली जो है अपनी गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करती है। सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो होती है वो होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसके बाद के जो सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें भी हमारा वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ता ही है। 1957 में और 1962 में वोटर टर्नआउट जो है 47% होता है, उसके बाद 54% होता है। कांग्रेस एक लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी, लेकिन आपको देखने को मिलता है धीरे धीरे डिक्लाइन होता है कांग्रेस का, वो भी जो है हम पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग के जो 3 इलेक्शन तक के कांग्रेस सिस्टम ही इसे हम कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है इसे डोमिनेट करती है। बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज होती है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज होने के बावजूद कांग्रेस इसे डोमिनेट करती है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस थे कांग्रेस डोमिनेट करने के। क्योंकि कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसलिए लोगों के मन में जो है एक फेथ था। दूसरी चीज़ ये है कि सोशलिस्ट पार्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी। सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पहले फॉर्म हो चुकी थी, बाद में जाकर जो है आपको देखने को मिलता है कि ये सेपरेट होती है कांग्रेस से। तो ये एक तरीके से बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, भारतीय जनसंघ थी, लेकिन इसके बावजूद जो है आप देखेंगे कि कांग्रेस डोमिनेट करती है। एक फ्री एंड फेयर वे में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है कंडक्ट हुए थे, और जिसकी वजह से इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तारीफ जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो की जा रही थी। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ये वन शॉट का पार्ट नंबर 1 था। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के बारे में, फिर हमें जेपी मूवमेंट, इमरजेंसी, ये सब भी जो है डिस्कस करना है, फिर पॉपुलर मूवमेंट्स जो है हमें डिस्कस करने हैं। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।